साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं सिखाते वतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको जीव विज्ञान करा रही हूँ, यानी कि बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी हमारा क्या चल रहा है, आपका मानव शरीर। और उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंगों की, जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, आपका रक्त पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ लसिका तंत्र पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे दो अभी महत्वपूर्ण अंग बचे हुए हैं। कौन कौन से वो अंग बचे हुए हैं? एक तो हमारी बची हुई है शिराएं और ध्वनियां, और दूसरी हमारी क्या बची हुई है, आपके हृदय बचा हुआ है। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हार्ट की क्लास, यानी जो हृदय मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, एक जो सबसे व्यस्त अंग है मानव शरीर का, वो क्या है, आपका हृदय है। तो हम बात करने वाले हैं आज हृदय की, कि हृदय किस तरीके से वर्क करता है, कितने पार्ट में डिवाइड रहता है, क्या नीड है मनुष्य में, मनुष्य के हार्ट की, और उससे हम जो उस हृदय की संरचना है वो किस प्रकार की है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम बता दें कि जो हृदय है, जो मानव शरीर का हार्ट है, हृदय है, वो कितने चैम्बर से बनकर बना है, आपका 4 चैम्बर से मिलकर बना है। जिसमें 2 चैम्बर्स आपके क्या होते हैं, अलिंद, और 2 चैम्बर्स आपके क्या होते हैं, निलय। अगर हम बात करें आलिंद की, तो आलिंद जो हमारे हार्ट में आपका जो आप 4 चैम्बर होते हैं, तो नीचे वाले दोनों चैम्बर क्या होते हैं, आपका दायां निलय और बायां निलय। इसी तरीके से हम बात करें आपकी किसकी, कि आपके आलिंद की, तो आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद। जब आलिंदों का आकार है वो बड़ा होता है किससे, आपका निलय से। आलिंद का आकार कैसा होता है, आपका बड़ा होता है निलय से। तो बात कर लेते हैं अब हम हृदय की, और जान लेते हैं कि हृदय किस तरीके से, हृदय की संरचना क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। एक हार्ट बीट किसी नवजात शिशु की कितनी होती है, एक वयस्क की कितनी होती है, ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं हम, हृदय यानी कि हार्ट। आज हम किसके बारे में जानेंगे, हार्ट के बारे में जानेंगे। ये क्या है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है। कैसा व्यस्त अंग है, यह मानव शरीर का, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। क्या है, सबसे व्यस्त अंग है। मानव शरीर जो हृदय है उसको कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4। तो मानव हृदय 4 प्रकोष्ठ या 4 चैम्बर का बना होता है। मानव हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, प्रकोष्ठ का बना होता है। चार प्रकोष्ठ का बना होता है, बना होता है। कितने प्रकोष्ठ का बना होता है, 4 प्रकोष्ठ का। और अगर हम बात करें कि वो किसके द्वारा बटा होता है, तो एक सेप्टम होती है, महाध्वनि होती है, जो हमारे जो हृदय से ब्लड को हमारी टोटल बॉडी में सर्कुलेट करती है, उसके द्वारा 2 भागों में बटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि यह महाध्वनि, या बात करें सेप्टम द्वारा 2 भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटा होता है, बटा होता है, तथा इसमें 2 आलिंद या ऊपर का भाग जो है 2 भागों में बटा हुआ, वो क्या है, आपका आलिंद, तथा 2 निलय, 2 निलय, नीचे का भाग।
होते हैं। क्या होता है उसमें? दो आलिंद होते हैं आपके, और दो क्या होते हैं आपके? निलय। और बटा किसके द्वारा होता है आपका? महाध्वनि या सेप्टम के द्वारा। और कितने प्रकोष्ठ या कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद हम बात करें आलिंद और निलय के आकार की। आलिंद और निलय का जो आकार है, तो आलिंद का आकार बड़ा होता है किससे? निलय से। यानी हम बात कह सकते हैं कि निलय का आकार छोटा होता है आलिंद से। यानी निलय का आकार आलिंद से छोटा होता है। क्या होता है आपका? आलिंद से छोटा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका हृदय का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? तो हार्ट का जो वर्क है वो है आपका अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना। क्या है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना। हृदय का कार्य, हृदय का कार्य अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना है। शुद्ध करना है। ये किसका कार्य है आपका? हृदय का। क्या करता है हृदय? की जो अशुद्ध रक्त है उसको क्या करता है आपका? शुद्ध करता है। अगर हम बात करें कि अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाता कौन है, तो अशुद्ध रक्त हृदय तक श्राव द्वारा लाया जाता है। और श्राव से वो दाएं लिंब से दाएं निलय में, दाएं निलय से कहाँ जाता है आपका? फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ फेफड़ों में, और वहां से कहाँ आता है आपका? आपका आता है फिर आपके बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से जो ब्लड जाता है वो कहाँ जाता है आपका? महाध्वनि में यानी सेप्टम में। तो एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, और डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन हार्ट है, मानव शरीर का हृदय है, वो क्या किस तरीके से वर्क करता है। ये है हमारा मानव हृदय। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वो 4 चैम्बर में बटा हुआ रहता है। तो ये देखिए, ये 4 चैम्बर ही तो है, दायां अलिंद, बायां अलिंद और निलय। ये क्या इतने चैम्बर हैं? दक्षिण नहीं है, ये दायां है। क्या है आपका? दायां है। ठीक है, दायां अलिंद, दायां निलय, वाम अलिंद और वाम निलय। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मैंने फिर आपको बताया कि श्राव से अशुद्ध रक्त आता है। तो श्राव से अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा? ये हमारी श्राव है, और श्राव से जो अशुद्ध रक्त आता है वो कहाँ आता है आपका? दाएं आलिंद में। कहाँ आता है आपका? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवल्ली कपाट होता है। क्या होता है आपका? त्रिवल्ली कपाट होता है। जो त्रिवल्ली कपाट है उस पर जब ब्लड के आने से प्रेशर बनता है, तो जब प्रेशर बनता है तो जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है आपका? दाएं निलय में चला जाता है। यानी ये हमारा जो त्रिवल्ली कपाट है से कहाँ चला जाता है? वो दाएं निलय में चला जाता है। अगर हम बात करें कि फिर जो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त जाता है आपका फुफ्फुस कपाट से होता हुआ, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहाँ जाता है आपका? फेफड़ों में। कहाँ जाता है आपका ब्लड? फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने। कहाँ जाता है ब्लड? फेफड़ों में। कहाँ से? दाएं निलय से जाता है ब्लड। कहाँ आपका? फेफड़ों में जाता है। फुफ्फुस कपाट से होता हुआ, जब प्रेशर से फुफ्फुस कपाट खुलेगा, यानी जो हम सांस लेते हैं तो प्रेशर से फुफ्फुस कपाट खुलता है, और ब्लड कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा चला जाता है आपका कहाँ? फेफड़ों में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फुफ्फुस जो आपका फेफड़ों से जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? कि वो आता है फिर फुफ्फुस सिराओं से होता हुआ। कहाँ से होता हुआ आता है? फुफ्फुस सिराओं से होता हुआ, और कहाँ आता है? आपके बाएं अलिंद में। कहाँ आता है आपका? बाएं अलिंद में। और जब बाएं अलिंद में आपका ब्लड आ जाता है तो ब्लड क्या करता है? प्रेशराइज करता है। और ये जो आपका द्विवल्ली कपाट है, ये वाला, ये प्रेशर से खुलता है, और ब्लड कहाँ चला जाता है आपका? बाएं निलय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है ब्लड आपका? शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? बाएं अलिंद से बाएं निलय में। और जब हमारा ब्लड बाएं निलय से जाता है तो यहाँ पर एक कपाट है। कौन सा कपाट है? ये महाध्वनि कपाट।
जब महाध्वनि कपाट पर प्रेशर लगता है, जब हम सांस लेते हैं तो हृदय हमारा पंप करता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो यहाँ से जो ब्लड जाता है वो चला जाता है हमारा महाध्वनि के थ्रू, कहाँ, आपके मनुष्य के शरीर में चला जाता है। हमने पहले बताया था कि ये महाध्वनि द्वारा दो भागों में बटा होता है। तो ये वही महाध्वनि है जो किसको बांटती है, आपका लेफ्ट और राइट में आपका किसको बांटती है, हार्ट को बांटती है। तो हमने क्या बताया कि जो सिरा है वो अशुद्ध रक्त कहाँ लाती है, आपके दायां लिंग में। अशुद्ध रक्त द्विवल्ली कपाट की मदद से कहाँ जाता है, आपका दाएं निलय में। दाएं निलय से कहा गया शुद्ध रक्त आपका फुफ्फुस ध्वनि से होता हुआ फेफड़ों के पास। फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिराओं के द्वारा कहाँ है, आपका बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से कहाँ है, आपका द्विवल्ली कपाट की मदद से बाएं निलय में। ये बात याद रखनी है कि अगर हमसे दाएं आलिंद से और दाएं निलय में जाएंगे तो यहाँ त्रिवल्ली कपाट होता है, और जब हम बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाते हैं तो वहां द्विवल्ली कपाट होता है। क्या होता है, द्विवल्ली कपाट होता है। और जब बाएं निलय में हमारा शुद्ध रक्त है तो वह शुद्ध रक्त जो महाध्वनि है उसके द्वारा कहाँ चला जाता है, मनुष्य के पूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। तो ये वर्क किसका है, आपका हृदय का। और ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर है हार्ट की, कि किस टाइप से हमारा हार्ट वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य करने के तरीके की। तो कार्य करने का तरीका यह है कि सिराओं से अशुद्ध रक्त सिराओं से अशुद्ध रक्त सिराओं से अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में आता है, आलिंद में आता है तथा त्रिवल्ली कपाट की मदद से, किसकी मदद से, आपका त्रिवल्ली कपाट की मदद से या त्रिवल्ली कपाट के द्वारा दाएं निलय में पहुंच जाता है, निलय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, आपका दाएं निलय में पहुंच जाता है। और दाएं निलय में क्या होता है कि जो लेकिन क्या बोलते हैं कि जो त्रिवल्ली कपाट की मदद से जो आलिंद से ब्लड है वो निलय में पहुंच जाता है, लेकिन निलय से वापस आलिंद में नहीं जा पाता। लेकिन निलय से वापस आलिंद में नहीं जा सकता, में नहीं जा सकता। क्या नहीं कर सकता, निलय से आलिंद में नहीं जा सकता, लेकिन आलिंद से किस में आ सकता है, आपका निलय में। जब ब्लड निलय में आ गया तो ब्लड उसके बाद अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, आपका फुफ्फुस ध्वनियों के द्वारा कहाँ जाता है, वो फेफड़ों तक पहुंचता है। यानी दाएं निलय के फैलने और सिकुड़ने के कारण, दाएं निलय के फैलने व सिकुड़ने के कारण सिकुड़ने के कारण सिकुड़ने के कारण रक्त फुफ्फुस फुफ्फुस ध्वनि के द्वारा कहाँ पहुंचता है, फुफ्फुस ध्वनि के द्वारा जो CO2 युक्त ब्लड है वो कहाँ पहुंचता है, आपका फेफड़ों में पहुंचता है। फुफ्फुस ध्वनि के द्वारा CO2 युक्त रक्त फेफड़ों में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, आपका फेफड़ों में
पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये आपका फेफड़ों में पहुंचता है और दाएं नली जो दायां निलय है, जब ये ब्लड फुफ्फुस ध्वनि के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है तो एक आवाज आती है, और वो आवाज कौन सी है आपकी? डब। क्या है आपकी? डब। दाएं निलय से उत्पन्न आवाज, दाएं निलय से उत्पन्न आवाज आपकी क्या कहलाती है? जो दाएं निलय से आवाज उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाती है? हमारी डब कहलाती है। क्या कहलाती है? दाएं निलय से उत्पन्न आवाज को क्या कहते हैं? हम डब कहते हैं। क्या कहते हैं? डब कहते हैं। क्या कह दिया हमने? उसे डब कह दिया। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? DUB, डब। क्या हो जाता है? वो डब। और जब फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जब हमारे कहाँ आता है? आपके बाएं आलिंद में आता है। किसके द्वारा आता है? आपका फुफ्फुस सिराओं के द्वारा आता है। किसके द्वारा? फुफ्फुस सिराओं के द्वारा आता है। तो वो हमारा कैसा कहलाता है? जब फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा फुफ्फुस शिराओं द्वारा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आता है। कहाँ आ गया? अब हमारा जो रक्त है वो कहाँ आ गया? आपका बाएं आलिंद में आ गया। जब बाएं आलिंद में आ जाता है तो क्या होता है कि जो द्विवल्ली कपाट है, यानी बाइकॉपोसाइट वाल्व जो है, जो द्विवल्ली कपाट है, उसकी मदद से कहाँ चला जाता है? आपके बाएं निलय में चला जाता है, आता है। वह किसकी मदद से? तथा द्विवल्ली कपाट की मदद से बाएं निलय में चला जाता है। बाएं निलय में चला जाता है। कहाँ चला गया? द्विवल्ली कपाट की मदद से आपके बाएं निलय में चला गया। और बाएं निलय में फिर क्या होगा? आपका जो बाएं निलय है उससे ब्लड कहाँ जाता है? आपका जो बाएं निलय से आवाज गई, आवाज उत्पन्न हुई किसकी? आपकी लव की। यानी कि जो आपका बाएं निलय में जो ब्लड गया तब आवाज किसकी होती है? आपकी लव की। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब बाएं निलय में आपका क्या गया? ब्लड गया, तब उत्पन्न आवाज तब उत्पन्न आवाज को लब कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका लब कहते हैं। यानी जब हमारा जो ब्लड था वो दाएं आलिंद से आपके बाएं आलिंद दाएं निलय में आया तो आवाज हुई किसकी? डब की। और जब बाएं आलिंद से बाएं निलय में आया तो आवाज किसकी हुई? आपकी लव की। यानी इन्हीं दोनों से, यानी डब और लब से मिलकर क्या बनती है? एक धड़कन बनती है। यानी डब और लब से मिलकर क्या बनती है? आपकी धड़कन बनती है। तथा एक डब व एक लब मिलने से एक धड़कन बनती है।
बनती है, या हम बोल सकते हैं डब प्लस लब इज इक्वल टू हार्ट बीट। क्या बोल सकते हैं हम? हार्ट बीट या धड़कन। क्या बोल सकते हैं हम? धड़कन बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जब लव और डब की बात हो गई, तो ये जो ब्लड है वो किसके द्वारा, महाध्वनि के द्वारा कहाँ पहुंचता है? मनुष्य के शरीर में। तथा बाएं निलय से ब्लड, बाएं निलय से रक्त, निलय से रक्त महाध्वनि, महाधमनी के द्वारा मानव शरीर में पहुंचता है। मानव शरीर में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है आपका? मानव शरीर में। यानी हमारे डब और लव क्या होते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है आपका, जो आपका डब क्या है आपका, दाएं अलिन से दाएं निलय में ब्लड गया तो निलय ने आवाज करी किसकी? डब की। और जब बाएं अलिन से बाएं निलय में ब्लड गया तो उसने आवाज किसकी करी? लब की। तो जो डब लव है, जो एक डब और एक लब मिलकर क्या करते हैं? एक धड़कन बनाते हैं। और सामान्य व्यक्ति का जो हृदय है वो कितनी बार आपका धड़कता है? सामान्य व्यक्ति का हृदय, सामान्य व्यक्ति का हृदय का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है आपका? 72 बार धड़कता है। सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना धड़कता है आपका? 72 बार धड़कता है। अगर हम बात करें एक भ्रूण में शिशु का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो भ्रूण अवस्था में जो शिशु का हृदय है, भ्रूण अवस्था में शिशु का हृदय, शिशु का हृदय 150 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है आपका? 150 बार धड़कता है। और जो नवजात शिशु है, जो मतलब जन्म के बाद का शिशु है, नवजात शिशु, उसका हृदय 1 मिनट में 120 बार धड़कता है। नवजात शिशु का हृदय, नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में 120 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है आपका? 120 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है आपका? 120 बार धड़कता है। अगर हम बात करें किसी वृद्ध व्यक्ति की, यानी जो वृद्ध व्यक्ति है, वो जो ओल्ड मैन है, उसका जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है, तो वृद्ध व्यक्ति का जो हार्ट रेट है वो घट जाता है, 60 से 65 बार धड़कता है। यानी वृद्ध व्यक्ति का हृदय, वृद्ध व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 60 से 65 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है आपका? 60 से 65 बार वो धड़कता है। अगर हम बात करें अब किसकी, कि हृदय जो है उसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये यहाँ देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ भी है हृदय आवरण। तो जो हार्ट है उस पर एक आवरण है जिसे हम क्या कहते हैं? हृदय आवरण। ये एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। ये मेम्ब्रेन किसके लिए बनी हुई है? जो हार्ट है उसकी रक्षा के लिए बनी हुई है, कि हार्ट सुरक्षित रहे, इसलिए इसके बाहर एक मेम्ब्रेन बनी होती है। और उस मेम्ब्रेन में एक द्रव भरा होता है, और इसे क्या कहते हैं हम? हृदय आवरण या हृदय मांसपेशी भी
कहते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे कि हृदय के बाहरी सतह पर यानी जो हार्ट है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो एक लिक्विड से भरी होती है। देखो ये मेम्ब्रेन है आपका, क्या है ये मेम्ब्रेन है आपकी, और ये इधर हार्ट है। तो ये इसके बीच में जो ये पदार्थ भरा हुआ है ये क्या है, एक द्रव भरा हुआ है, यानी जो हार्ट में थोड़ी बहुत चोट लगे उसे क्या दे, सपोर्ट कर दे द्रव। तो इसलिए क्या भरा हुआ होता है, हृदय आवरण जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, जो मेम्ब्रेन बनी है हार्ट के चारों तरफ उसके, और हार्ट के बीच में एक द्रव भी भरा हुआ होता है। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पेरिकॉर्डियल। क्या कहते हैं हम, पेरिकॉर्डियल कह सकते हैं, हृदय आवरण कह सकते हैं, या आपका हृदय मांसपेशी कह सकते हैं। तो क्या है कि हृदय के चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी होती है, मेम्ब्रेन बनी होती है, मेम्ब्रेन बनी होती है जिसमें द्रव भरा रहता है, जिसमें द्रव भरा रहता है। इस मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन को हृदय आवरण, पेरिकॉर्डियल, पेरिकॉर्डियल कॉर्डियल या हृदय मांसपेशी, मांसपेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकॉर्डियल या हृदय मांसपेशी कहते हैं। यानी जो हार्ट है, ये देखो मैं आपको दोबारा से हार्ट एक बार दिखा देती हूँ। हार्ट है, इसके चारों तरफ की ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, इसके मध्य में एक लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है आपका, लिक्विड भरा हुआ होता है। और ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है हमारी, या तो हृदय मांसपेशी कह लीजिए, या हृदय आवरण कह लीजिए, या आपका पेरिकार्डियल कह लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि जो आपका सबसे पहला आपका क्या हुआ था, कि सबसे पहले जो आपका सामान्य व्यक्ति का हृदय है वो किस प्रकार से काम करता है, कितने सेकंड काम करता है और कितने सेकंड वो विश्राम करता है। तो जो मानव शरीर का हृदय है वो 1 सेकंड में 4/5 भाग कार्य करता है, और 1/5 भाग क्या करता है, वो विश्राम करता है। यानी मानव शरीर का मानव हृदय, मानव हृदय 1 सेकंड में 1 सेकंड के 4/5 भाग कार्य करता है तथा 1/5 भाग विश्राम करता है। क्या करता है आपका, 1/5 भाग विश्राम करता है। यानी ये बोलते हैं ना कि जो हृदय है वो निरंतर धड़कता है, रुकता नहीं है, तो हार्ट भी विश्राम करता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि 1 सेकंड का भी 1/5 भाग, 1 सेकंड यानी कितना आपका 60 मिली सेकंड, उसका भी कितना, वो 4/5 भाग आपका क्या करता है, कार्य करता है। हम बात करें तो 48 मिली सेकंड वो क्या करता है आपका, वर्क करता है, और कितना आपका 12
मिली सेकेंड वो क्या करता है आपका रेस्ट करता है, जो कि हम महसूस नहीं कर पाते। तो हृदय भी क्या करता है आपका रेस्ट करता है, लेकिन कितना कि 4/5 भाग तो वो कार्य करता है, लेकिन 1/5 भाग क्या करता है, हार्ट रेस्ट करता है। उसके बाद हम बात करें कि जो पोटेशियम और सोडियम के आपके हृदय के अंदर वाल्व होते हैं, वाल्व के खुलने पर या बंद होने के जिम्मेदार कौन है, यानी जो हार्ट में द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट हैं, उन कपाटों के जो खुलने और बंद होने का जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, आपके पोटेशियम और सोडियम करते हैं। कौन करता है आपका, पोटेशियम और सोडियम। यानी हम कह सकते हैं पोटेशियम व सोडियम जो हमारे तत्व हैं वो हृदय के वाल्व के खुलने और बंद होने पर क्या करते हैं, जिम्मेदार होते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम, पोटेशियम तथा सोडियम तथा सोडियम हृदय के कपाट या हम इंग्लिश में बोलें तो वॉल्व के खुलने व बंद होने में जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं आपका, जिम्मेदार होते हैं। अगर पोटेशियम या सोडियम तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो कपाट स्वतः जल्दी जल्दी खुलने लग जाते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेल होना बोलते हैं। तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो किसके लिए जिम्मेदार है, कि जो वॉल्व है मानव हृदय के अंदर या कपाट है उनके खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या जो कृत्रिम हृदय है वो बनाया गया था या ट्रांसप्लांट किया गया था या आपका बदला गया था कृत्रिम हृदय, तो वो एक आपके दक्षिण अफ्रीका के साइंटिस्ट थे, एक डॉक्टर थे दक्षिण अफ्रीका के, और उनका नाम था आपका क्रिश्चियन बेनार्ड। कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के एक वैज्ञानिक क्रिश्चियन बेनार्ड ने क्या किया था, आर्टिफिशियल हृदय का या कृत्रिम हृदय का क्या किया था आपका, प्रत्यारोपण किया था। क्या किया था, प्रत्यारोपण किया था। यानी संसार में सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक क्रिश्चियन बेनार्ड ने क्या किया था, हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। हृदय का यानी जो हार्ट का ट्रांसप्लेसमेंट किया था, यानी एक हार्ट को दूसरे ह्यूमन की बॉडी में यानी मानव शरीर में लगाने का कार्य जो सर्वप्रथम किया था वो किया था किसने, क्रिश्चियन बेनार्ड ने। यानी हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। सफल प्रत्यारोपण किया किसने किया था, आपका क्रिश्चियन बेनार्ड ने। उसके बाद हम बात करें कि क्या आर्टिफिशियल हार्ट बना है, जी हाँ, आर्टिफिशियल जो हार्ट बनाया था वो बनाया था आपका किसने, जॉर्विन ने। किसने बनाया था, जॉर्विन 7 ने। संसार में बना पहला कृत्रिम हृदय जॉर्विन 7 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, जॉर्विन 7 के नाम से जाना जाता है। संसार में पहला बना कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल जो हार्ट बना, कृत्रिम हृदय जॉर्विन 7 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आपका जॉर्विन 7 के नाम से जाना जाता है। जॉर्विन 7 के नाम से किसको जाना जाता है, आपका आर्टिफिशियल हार्ट को। और जो हार्ट का ट्रांसप्लेसमेंट किया, प्रत्यारोपण किया, तो वो किसने किया था, आपका वैज्ञानिक क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हार्ट का जो रोग है यानी हृदय रोगों का जो अध्ययन कहलाते हैं, करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ईसीजी का
प्रयोग करते हैं, यानी ईसीजी कराई जाती है किसके लिए? हार्ट की बीमारियों को जानने के लिए, यानी हृदय रोग का पता लगाने के लिए ईसीजी कराई जाती है। क्या कराई जाती है? आपकी ईसीजी कराई जाती है हृदय रोग का पता लगाने के लिए, का पता लगाने के लिए ईसीजी कराई जाती है। क्या कराया जाता है आपका? जो हार्ट में बीमारियां हैं उनका पता लगाने के लिए क्या कराया जाता है? आपका ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कराया जाता है। उससे क्या पता चलता है आपका कि आपका जो हार्ट है उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हृदय है वो पंप एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है, कितना रक्त पंप करता है एक धड़कन में हृदय, तो हृदय एक धड़कन में किस में? आपका एक लव और एक डव के प्रोसेस में एक धड़कन में 70 ml रक्त 70 ml रक्त क्या करता है? आपका शुद्ध करता है, प्योरीफाई करता है। कितने ब्लड को? एक धड़कन में 70 ml ब्लड को क्या करता है? वो प्योरीफाई करता है, रक्त को शुद्ध करता है। क्या करता है कि इस एक धड़कन में, यानी एक लब और एक डब के प्रोसेस में जो हमारा हार्ट है जो 4 चैम्बर में डिवाइड है, वो 70 ml रक्त को क्या कर देता है? आपका शुद्ध कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके वीपी की, जो मनुष्य है उसमें आपका जो रक्त दाब है जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, तो वो सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हमारा 120/80 यानी 120/80। इसमें 120 क्या है? आपका सिस्टोलिक और दूसरा क्या है? आपका डायसिस्टोलिक। क्या है आपका? डायस्टोलिक और पहला क्या है हमारा? सिस्टोलिक। यानी सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होना चाहिए? आपका 120/80। ये क्या है आपका? सिस्टोलिक। और ये क्या है आपका? डायस्टोलिक। क्या है आपका? ये डायस्टोलिक। यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की बात करें तो 120 और डायस्टोलिक की बात करें तो कितना आपका? 80 होना चाहिए। और जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं यानी रक्तदाब को नापते हैं, बीपी चेक करते हैं, उसके लिए जो यंत्र यूज किया जाता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा स्फिग्मोमीटर। क्या होता है आपका? स्फिग्मोमीटर यानी रक्तदाब मापने का यंत्र। मापते हैं किससे? आपका स्फिग्मोमीटर से। किससे नापते हैं हम? स्फिग्मोमीटर से हम क्या करते हैं? रक्त नाप आपका बीपी चेक करते हैं। उसके बाद हम करें सुने तो कि जो हार्ट बीट है यानी जो हृदय की धड़कन है वो किसके द्वारा हम सुन सकते हैं? तो जो हम हृदय की धड़कन सुन सकते हैं वो स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। यानी हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। किसके द्वारा सुन सकते हैं? आपका स्टेथोस्कोप के द्वारा हम सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करें स्टेथोस्कोप किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा हम जो हार्ट रेट है हमारी, उसकी जो हार्ट बीट की जो आवाज़ है यानी जो डबलब हम सुनते हैं वो किसके द्वारा सुनते हैं? हम स्टेथोस्कोप के द्वारा
सुनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हाइपरटेंशन होता है वो हम किसे कहते हैं, हाई बीपी को, यानी हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन। और आपका अगर हम बात करें कि आपका निम्न रक्तदाब को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसे हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं आपका, हाइपोटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप, रक्तदाब, हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब आपका क्या कहलाता है, आपका हाइपोटेंशन। क्या कहलाता है आपका, हाइपो टेंशन। तो आज हमने किसके बारे में जाना, हृदय के बारे में, हृदय का कार्य जाना, उसकी स्ट्रक्चर जानी कि किस तरीके से बना होता है, हमारी बॉडी में क्या वर्क है, ये सब हम जान चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास समझ आई होगी और आपने प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाए होंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, दैट इज जनवरी के लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में, तो उसमें आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आपको प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं। और तो आपसे मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।